गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से मैं आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये फिजिक्स है क्या और फिजिक्स के कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इस सब्जेक्ट में आखिर हम पढ़ते क्या हैं और इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, ये क्वेश्चन है। तो आंसर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनाज। तो साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब प्रकृति में बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं, बहुतों से आप वाकिफ हो, बहुतों के बारे में आप आने वाले समय में जानोगे। आपको अच्छी तरह पता है कि दिन रात की घटना घटती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप रेगुलर टाइम इंटरवल जो है, दिन के बाद रात होती है, फिर दिन हो जाता है। आपने ये देखा होगा, मून जो है अपने फेजेस चेंज करता है, कभी वो न्यू मून बनता है, फिर धीरे धीरे उसके फेजेस बढ़ते हैं, फुल मून वाली स्थिति आ जाती है। अभी एम्फन तूफान आया, ठीक है, तो समुंदर में कहाँ पर तूफान बना 2-3 दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट कर लिया। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, आया, अभी तो तबाही मचा रहा है, अभी कलकत्ता तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। कभी कभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा रेनबो जैसा नज़ारा दिखाई देता है सन के अपोजिट डायरेक्शन में स्काई में। ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। चीज़ें जो हैं वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। किसी पेड़ से अगर कोई फल टूटता है तो वो नीचे ही गिरता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ऊपर नहीं जाती, अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाती, अपोजिट। तो और भी बहुत सारी फिनोमेनाज हैं, है ना। मौसम बदलते हैं, दिन रात की घटनाएं घटती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। और भी कई फिनोमेना से हमारा इनकाउंटर होगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक और बात ध्यान देना, फिजिक्स में नेचर में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे एक सीड जो है मिट्टी में है, वो जर्मिनेट होता है, फिर आगे चल के बड़ा एक ट्री बनता है, तो उसकी स्टडी हम फिजिक्स में नहीं करते हैं, उसकी स्टडी हम बायो साइंस में करते हैं। तो ऐसा भी नहीं सोचना कि सभी नेचुरल फिनोमेनाज के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में हम उन्हीं नेचुरल प्रोसेसेस की स्टडी पर फोकस करते हैं जहां मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा हो। ध्यान देना, मैटर और एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ, और उनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एंड फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स में फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर जो है फिजिक्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मैटर और एनर्जी और उनके आपस के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है। और फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई, तो फिजिक्स डील्स विद स्पेस, टाइम, मैटर, मोशन, एनर्जी, फोर्स, रेडिएशन, इटीसी। ठीक है। तो फिजिक्स में हम स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, मैटर, मोशन, उनके मोशन, मैटर के साथ एसोसिएटेड एनर्जी, मैटर्स पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के बारे में, रेडिएशन जैसा, रेडिएशन के फॉर्म में अगर कोई एनर्जी है तो उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोटा सा एक खाका दिया गया आपको जिससे एक आइडिया हो जाए कि फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है। तो इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। और अब जानते हैं कि फिजिक्स के कौन कौन से ब्रांच हैं। फिजिक्स के, ये फिजिक्स खुद ही एक साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है। और इस फिजिक्स के और भी बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला ब्रांच है फिजिक्स का मैकेनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज। ठीक है। तो बॉडीज या पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उनकी मोशन के बारे में या उनके इक्विलिब्रियम के बारे में। जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम के बारे में, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसके बारे में, उसकी स्टडी, ये इक्विलिब्रियम हो गई। तो मटेरियल्स की मोशन के बारे में, उसके डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन की, वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, किस प्रकार के मोशन में है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। उस बॉडी पर हो सकता है कि तमाम फोर्सेस लग रहे हों, उन फोर्सेस के कारण वो बॉडी एक्सीलरेट हो रहा हो, उन फोर्सेस के कारण बॉडी हो सकता है कि रेस्ट में हो, उन फोर्सेस के तहत हो सकता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उसके कारण बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन
मोशन क्या है। यहाँ पर हम ये भी स्टडी करते हैं जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, उनके मोशन के बारे में, तमाम तरह के ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करते हैं, एक्सीलरेटेड एंड यूनिफॉर्म मोशन की बातें करते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडीज जो है जिनके टू पार्टिकल्स के बीच का पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। कोई बॉडी जो है डिफॉर्म करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कुछ बॉडीज़ में ये प्रॉपर्टी कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड्स जब रेस्ट में रहते हैं तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस कंटेनर में वो रखे हैं, उसके बारे में, उससे रिलेटेड लॉज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पैस्कल्स लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। लिक्विड जब मोशन में होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पर जब स्लाइड कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उनके लेयर्स के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, विस्कोसिटी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन जैसी लिक्विड के सरफेस पर एक घटना घटती है जिसको आप लोग जानोगे आने वाले चैप्टर्स में, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। रॉकेट कैसे प्रोपेल किए जाते हैं, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जिस लॉ के आधार पे सैटेलाइट सारे लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। वेव्स के बारे में जानेंगे, साउंड वेव के बारे में तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और भी प्रकार के वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैकेनिक्स में हम इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एक दूसरी ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर हम किसी गैसियस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई गैस एक कंटेनर में कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस दे रखा है और उसमें हम बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, या एक पिस्टन को पुश करके उसको इनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वॉल्यूम कम करते हैं, या उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करके हम उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्रेशर घटाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के कारण उस गैस के मॉलिक्यूल्स की और पूरे गैसियस सिस्टम की इंटरनल एनर्जीज में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी टेम्परेचर कैसे वैरी करती है, उसकी एंट्रोपी जैसी एक चीज होती है जो आगे जानोगे तुम लोग। एंट्रोपी मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस सिस्टम। तो इन सब में क्या चेंजेज आते हैं बाहर से एनर्जी देने पर, हीट के फॉर्म में या वर्क करने पर, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम तमाम तरह के हीट इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तुम जानते हो तमाम तरह के डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, बहुत तरह के जो इंजन्स होते हैं, ठीक है, इन इंजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जिसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुत हाई एफिशिएंसी का कोई इंजन बनाया जा सकता है जो कम से कम पेट्रोल की खपत करके, कम से कम डीजल की खपत करके, और भी तरह के फ्यूल्स हैं उनका कम से कम कंज्यूम करके और अधिक से अधिक मैकेनिकल वर्क जो है वो दे सके कम से कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके सोर्स से। तो ऐसे इंजन्स को हाईली एफिशिएंट इंजन्स कहते हैं। इनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं ये सब जो है थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। हमारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब के सब जो है थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो आने वाले समय में हम लर्न करेंगे। एक तीसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है कैसे जो है एक पर्टिकुलर मीडियम से होकर के, एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर के पास करती है। लाइट जब एक मीडियम से होकर गुजरती है तो उसकी स्पीड में कैसे चेंजेस आते हैं, उसकी वेवलेंथ कैसे चेंज करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर कोई वेरिएशन होता है या नहीं होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। लाइट जब किसी मीडियम से चेंज करती है तो वो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो कि वो आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, जिस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। अगर मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, तो उससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स जो है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर्स, ये जो है किस प्रकार से डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की किस प्रकार की इमेज फॉर्म करते हैं, कब इन्वर्टेड इमेज होता है, किस प्रकार का नेचर ऑफ इमेज के बारे में स्टडी करेंगे हम इन मिरर्स। और लेंसेज होते हैं, लेंसेज के द्वारा बनाए गए इमेज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर ऑप्टिक्स में तुम देखोगे कि
ऑप्टिक्स खुद दो ब्रांच में स्टडी करी जाती है। एक ऑप्टिक्स जो रे ऑप्टिक्स कहलाती है और दूसरी वेव ऑप्टिक्स कहलाती है। रे ऑप्टिक्स में हम जानेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जो 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के रूल को लाइट फॉलो करती है। लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ को रूट को फॉलो करती है। तो ये सारी घटनाएं जो है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स एंड लेंसेज जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अंतर्गत पढ़ी जाएगी, जिसको हम रे ऑप्टिक्स कहेंगे। लेकिन एक वेव ऑप्टिक्स है, लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है, लाइट रेडिएशंस लाइक नेचर शो करता है, जिसके कारण लाइट कैन बी इंटरफेयर्ड। लाइट जो है बहुत तरह की वेव लाइक फेनोमेना जो हैं, जैसे इंटरफेरेंस की फेनोमेना, डाइफ्रैक्शन की फेनोमेना, पोलराइजेशन की फेनोमेना, ये सारे शब्द आपको वर्ड्स जो है टर्म्स न्यू लग रहे होंगे, आपको लगेंगे भी, हाँ, लेकिन आने वाले समय में 12th तक जब पढ़ोगे तब जानोगे कि लाइट जो है वेव नेचर भी शो करती है। ठीक है, तो इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी पढ़ेंगे और लाइट जो है राउंड द कॉर्नर्स कैसे बेंड कर जाती है किसी वेरी स्मॉल ऑब्स्टिकल के पास से जब गुजरती है, तो या फिर एक स्मॉल एपर्चर जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो उसके पास से गुजरती है, तो राउंड द कॉर्नर्स कैसे वो बेंड करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती है, जिस इस घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑप्टिक्स में पढ़ाई जाती है, लाइट से जुड़ी हुई स्टडी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं इनके पास कुछ भगवान ने स्पेशल प्रॉपर्टीज दे रखी है, और भी कई पार्टिकल्स हैं जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी रखते हैं। ये दो बेसिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहे तो वो कैसे बिहेव करता है। वो हम देखेंगे कि वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वोल्टेज कहते हैं, जो 10th में पढ़ रखे हो, ठीक है, तो वो डेवलप करता है। डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट वोल्टेज होते हैं। ठीक है, अब यही चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में आए तो वो देखोगे कि तुम वो सराउंडिंग में अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। 10th में पढ़े हो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तुमने ये भी लर्न किया होगा कि अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसके भी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। सोलेनॉइड के बारे में लर्न किया है कि एक बैटरी से कनेक्ट किए जाने पर जब करंट पास करता है सोलेनॉइड से तो उसकी कोर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। बल्कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन रॉड को अगर इंसर्ट कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें उस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बन सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, और इसका उल्टा भी सही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाती है। ये भी एक अजीब बात है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। कंडक्टिंग कॉइल के करीब अगर हम एक मैग्नेट लेकर आएँ तो कंडक्टिंग कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इन सब घटनाओं के बारे में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर एक चार्ज जो है अगर ऑक्सीलेटरी मोशन में हो, एक्सीलरेटेड मोशन में हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम एक खास सिस्टम के तहत, जिसको XLC ऑक्सीलेटर कहा जाता है, हम उस फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं बड़े आसानी से। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल हम टेलीविज़न प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो प्रोग्राम्स की ब्रॉडकास्टिंग में, यहाँ तक कि अपने मोबाइल से जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें से जो है एक तरह का फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेव जो है हमें हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है, या दूसरी जगह से आने वाले मैसेज को हम तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का। अब ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, मेरा मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना है आपको। अब क्वांटम मैकेनिक्स में देखो क्या होता है। यहाँ भी जैसा वर्ल्ड मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है, एक पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड उसकी स्टडी की बात करेंगे। तो होता क्या है कि पहले जान लो ये होता क्या है। इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स like atoms and nuclei and their interaction with electrons, protons and other elementary particles। ठीक है, अब समझ लो
होता क्या है कि वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और एटम्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके साथ एक दिक्कत है। एक इलेक्ट्रॉन जो है जब अपने न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो एक ये पार्टिकल जो है ये वेव नेचर शो करता है। ध्यान देना, मैटर्स जो हैं वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हों और वेरी लार्ज वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, मास बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है उसका वेव नेचर प्रोमिनेंट हो जाता है और वहाँ पर जो मैकेनिक्स उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी जब हम कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम वेव मानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन उसको हम वेव मानेंगे क्योंकि वेव नेचर वहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाता है। ये मैटर वेव्स कहलाते हैं, ये बिल्कुल अलग प्रकार के वेव्स होते हैं, इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी समय वो कहाँ पर है अपने ऑर्बिट में घूमते हुए अराउंड द न्यूक्लियस, या उसकी मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी, इन सब के बारे में हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो इस समय यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। उसकी एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम के मेजरमेंट में कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी निश्चित ही होती है, जिसको हम हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जो हायर क्लास में आप जानोगे। तो इस इतने स्मॉलर पार्टिकल्स के मोशन के बारे में जो है उसकी पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% एक्यूरेसी के साथ, इसीलिए उसकी मोशन को हम एक अलग ही ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं। यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज जो हैं उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर वेव इक्वेशन एक लगने लगता है जिसको हम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग हायर क्लास में जानोगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग दुनिया है, ये एटमिक सब एटमिक पार्टिकल के मोशन से जुड़ी हुई मैकेनिक्स है, और ऐसे पार्टिकल्स वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। और ऐसे पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम जो है हम सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। इनकी मोशन को स्टडी करने के लिए न्यूटन्स लॉज नहीं बल्कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की हमें मदद की जरूरत पड़ती है। तो ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग ही फिजिक्स है जो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मोशन से जुड़ी हुई। रिलेटिविटी एक क्लास में एक और है ब्रांच, रिलेटिविटी। अब तुम जानते हो कि ये जो रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के करीब करीब है, अरे लाइट की स्पीड तो हो ही नहीं सकती, लाइट की स्पीड को तो एक्सीड कर ही नहीं सकती, उसके अगर करीब भी है, तो ऐसे पार्टिकल्स के साथ जो है ये पाया गया है कि ऐसे हायर स्पीड में जब मोशन हो तो ऐसे पार्टिकल्स के मोशन के लिए हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम अप्लाई करते हैं इनकी मोशन को डील करने के लिए, ठीक है। और वहां पर न्यूटन के सारे फॉर्मूलाज फेल हो जाते हैं, आइंस्टाइन्स का मैकेनिक्स शुरू हो जाता है। वहां पर बॉडी का मास इतनी तेजी से मूव कर रहे पार्टिकल्स का मास इंक्रीज होने लगता है, जिस मास के बारे में अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि मास डज नॉट चेंज, मास रिमेन्स कंजर्व्ड, वो मास इंक्रीज होने लगता है तेजी से, इतनी तेजी से मूव कर रहे पार्टिकल्स का। कितनी तेजी से? ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड 2.5 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे भी ज़्यादा हो, तो इनका मास इंक्रीज होने लगता है। इतना ही नहीं, जो लेंथ है, किसी बॉडी की लेंथ जो है इतने हाई स्पीड पर, उस लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। टाइम डायलेशन नोटिस किया जाता है, ठीक है। 1 मिनट लगेगा कि 1.5 मिनट का हो गया, ऐसी स्थिति, ठीक है। 1 मिनट में घटने वाली घटना हमें 2 मिनट में घटती हुई नजर आएगी, तो ये टाइम डायलेशन कहलाता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्टेन लेंथ की ऑब्जेक्ट जो है हमें उस घटी हुई लेंथ शॉर्टेंड मालूम पड़ेगी, ठीक है, अगर इतनी वेरी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो ये सारी स्टडी जो है ये आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा एक्सप्लेन हो पाती है, और वहाँ न्यूटन्स मैकेनिक्स फेल हो जाता है और आइंस्टाइन्स फार्मूला लगना शुरू हो जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ेंगे, ये भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर पढ़ना होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। 10+2 में आपको ये मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन सब के बारे में पढ़नी है, ठीक है।
तो ये हम जान गए फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। अब फिजिक्स का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस से, ये हम जानते हैं। तो पहला, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स मैथमेटिक्स से कितना रिलेटेड है? तो फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। यहाँ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन हमें मेजर करना होता है, उसकी वैल्यू हमें जाननी होती है। तो ये तो एक क्वांटिटेटिव साइंस, एग्जैक्ट साइंस है, यहाँ मेजर करना पड़ता है एग्जैक्टली। अभी हमने आपको जीरो चैप्टर पर क्यों इतना फोकस किया? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी टूल्स। आपने देखा तमाम तरह के मैथमेटिकल टूल्स कैसे जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी टूल्स विच द फिजिसिस्ट यूज। ठीक है, अगर न्यूटन ने, ध्यान देना, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस मैंने पढ़ाया था वो किसी मैथमेटिशियन ने नहीं इन्वेंट किया था, वो एक फिजिसिस्ट न्यूटन ने सबसे पहले आविष्कार किया था। ठीक है, लाइब्निज नाम के एक और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने और न्यूटन ने मिलकर के साथ में पहली बुक कैलकुलस की लिखी थी। लेकिन न्यूटन वाज द फर्स्ट हु इन्वेंटेड इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस के जन्मदाता जो हैं वो न्यूटन थे, ही वाज फिजिसिस्ट। ठीक है, तो अगर न्यूटन ने इस तरह का कैलकुलस का अगर इन्वेंट नहीं किया होता मैथमेटिकल ब्रांच में, मैथमेटिकल साइंस के रूप में, तो वो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और इन सब को जानने में असमर्थ होते और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान पाते। तो देखा आपने फिजिक्स जो है कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। बिना मैथमेटिक्स के, ठीक नॉलेज के, हम फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ पाँव हैं, हाथ पैर हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले जीरो चैप्टर पर सबसे अधिक फोकस किया है। दूसरा देखो, तो मैथमेटिक्स इन रिलेशन टू फिजिक्स हो गया। अब फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री हम जानते हैं क्या होता है। तुम्हें पता होगा कि रदरफोर्ड ने अपनी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कैसे पता किया कि जो है एटम में एक पॉजिटिव कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के रूप में लोकेटेड रहते हैं। बाद में पता चला कि वहाँ न्यूट्रॉन भी रहते हैं, जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन सर्च किया तो। और फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि काफ़ी खाली जगह होती है एटम के अंदर। फिर जो है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी जरूर रिवॉल्व करते होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो है रदरफोर्ड की, ये जो भी स्टडीज़ थी जिसके बारे में 12th क्लास में आप पढ़ोगे, एटम एक चैप्टर है उसमें, जिसको हम गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उससे ये पता चला कि एटम की बनावट कैसी है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे, कहाँ रहते हैं और पॉजिटिव सेंटर उसका कहाँ होता है। और एटम की एक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले आइडिया मिला। न सिर्फ इतना, बल्कि उसी एक्सपेरिमेंटल आउटकम के रूप में आप ये भी जानोगे जब पढ़ोगे तो, कि कैसे न्यूक्लियस की साइज का एस्टिमेशन किया उन लोगों ने। और ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो फर्मी लेवल का, फर्मी साइज का होता है। मतलब उसकी जो साइज है करीब, जो उनके एक्सपेरिमेंट में मेजर करी गई थी, कोई नियरली 42 फर्मी के आसपास, 42 × 10⁻⁻15 मीटर के साइज की न्यूक्लियस पाई गई। ठीक है, तो उससे सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज के बारे में एस्टिमेट किया। तो तुम देख रहे हो कि फिजिक्स जो है कैसे केमिस्ट्री में मदद कर रहा है। बाद में नील्स बोर ने उसको और मॉडिफाई किया अपनी बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड फॉर एनर्जी अप्लाई करके, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया कि हाइड्रोजन गैस जो है उसकी, हाइड्रोजन की से इमिट होने वाली जो लाइट है, रेडिएशन से, उसमें कैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्टिन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग जानोगे। मतलब हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो फिजिक्स जो है कैसे केमिस्ट्री में मदद कर रहा है, तो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए इनको बांट देते हैं, बल्कि ये दोनों, ये सारे साइंस जो हैं आपस में बड़े ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं। फिर तुम जानोगे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है। एक्सरे की मदद से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स की, क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, उनकी जो सजावट है, वो कैसे, उनकी जो अरेंजमेंट है, उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने में मदद करता है, वो किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जानने में हेल्प करता है। और एटम्स के स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर जान करके वैज्ञानिक जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाएँ और उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो भी सिमिलरिटी थी या डिसिमिलरिटी थी उसको बड़ी कन्वीनियंटली उसको स्टडी कर पाएँ। ठीक है,
तमाम तरह के जो उनकी वैलेंसी के आधार पे उनकी जो केमिकल जो बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शंस के नेचर थे उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ और तमाम केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स इन सब को जो है स्टडी कर पाएँ। तो देखा आपने कि फिजिक्स जो है कैसे केमिस्ट्री से स्ट्रांगली रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है बायो के साथ, बायो साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है, बायोलॉजी के साथ। तो फिजिक्स जो है इसने बायोलॉजिकल साइंस में काफ़ी क्रांति लाई। कैसे भाई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का या और भी जो भी माइक्रोस्कोप्स का आविष्कार हुआ तब धीरे धीरे तब पता चला, माइक्रोस्कोप्स के इन्वेंशन से ये पता चला कि जो हमारे सेल्स हैं उनकी बनावट कैसी है, सेल्स के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अभी कोरोना वायरस के बारे में बातचीत चल रही है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, इसके अंदर जो है जो भी इसके जो स्ट्रक्चर्स है, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी और इसको समझने में जो है ये माइक्रोस्कोप ही मदद कर रहे हैं। और भी तमाम आरएनए स्ट्रक्चर और डीएनए स्ट्रक्चर्स जो हैं, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स जो हैं किसी सेल के अंदर की, जो हमारे लाइफ के वाइटल लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इन सब की स्टडी जो है इन माइक्रोस्कोप की मदद से ही संभव हो पाई। जब हम इन सेल्स के अंदर झांक सकें इन माइक्रोस्कोप की मदद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो फिर भी बीते ज़माने की बात हो गई, उससे भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप आज की डेट में आ चुके हैं, जैसे AFM माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, STM माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन सब की मदद से जो है बायोलॉजिकल साइंस में काफ़ी क्रांति हुई और हम छोटी से छोटी चीज़ों को ये सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डीप अंदर तक हम झांक सकें और जान सकें कि इन न्यूक्लिक एसिड्स की बनावट कैसी होती है। उसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब का जो ये जो लेटर्स, जेनेटिक लेटर्स कहलाते हैं, लेटर इनकी मदद से कैसे जो है किसी लाइफ की, किसी ज़िंदगी की पूरी कहानी उसमें लिखी रहती है। और रेडियो आइसोटोप्स जैसे इनका इस्तेमाल हम थेरेपी के रूप में करते हैं। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के रूप में कोबाल्ट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लोकल भाषा में हम सेकाई कहते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में यहाँ तक कि अभी देखो आजकल थर्मल स्कैनर की खूब चर्चा चल रही है। कोरोना वायरस वाले पेशेंट को क्या होता है, उसमें हमारी बॉडी से क्या होता है, हमारी स्किन से हीट वेव्स निकलते हैं जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। तो थर्मल स्कैनर क्या करते हैं, उनकी पिक्चर कर लेते हैं, उनकी पिक्चर ले लेते हैं। ये हमारे बॉडी से निकलने वाले हीट वेव्स को रीड कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। और अगर कहीं किसी पोर्शन में स्किन के ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पर स्कैनर जो है उसके मॉनिटर पर जो है हाईली इंटेंस, काफ़ी ब्राइट इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि बॉडी के इस पार्ट में टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ इंटेंसिटी कम दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो बड़े आसानी से इसको एक कम पढ़ा लिखा भी आदमी क्या कर सकता है, बॉडी की टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तमाम तरह के मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जैसे CT स्कैन, एक्सरेज, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ये थर्मोमीट्री हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत तरह के मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स का भी इस्तेमाल, ये सब फिजिक्स के लॉज पर, फिजिक्स की ही देन है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं फिजिक्स जो है कैसे बायोलॉजिकल साइंस में के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, और फिजिक्स से जो है एस्ट्रोनॉमी करी जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं जो दूर की चीज़ों को दिखाते हैं, जो आसमान में ये पता करने में मदद करते हैं। जैसे कुछ टेलीस्कोप्स की बात करूँ मैं, हब्बल टेलीस्कोप्स जो है उसको सैटेलाइट में बांध करके रखा गया, जियो स्टेशन सैटेलाइट में। ठीक है, केपलर टेलीस्कोप के बारे में सुनो। और भी कई प्रकार के टेलीस्कोप्स जो हैं अर्थ बेस्ड, ये सब क्या करते हैं, हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और ये जानने में मदद करते हैं कि आसमान में ग्रहों की स्थिति किसी समय कहाँ है। ठीक है, और कोई अगर मीटराइट हमारे अर्थ से टकराने आ रहा है तो ऐसा उसका साइज क्या है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग करने में उसको अर्थ के पास, अर्थ से गुजरने वाले किसी भी हेवनली बॉडी के डिटेल के बारे में डिटेल बताता है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स जो हैं। तो
आकाश के आसमानी चीज़ों के बारे में स्टडी करने में ये टेलीस्कोप्स काफ़ी मददगार हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे तुम लोग फिजिक्स में कि डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट के आधार पे ये पता किया गया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड डॉपलर इफेक्ट जो है वो इसको वेरीफाई करता है कि वाकई ऐसा हो रहा है। रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं हम क्वाज़र्स, पल्सर्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने में। बहुत तरह के क्वाज़र्स क्या होते हैं, हाईली इंटेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके कोर में ब्लैक होल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पल्सर्स होते हैं। ये इन सब चीज़ों को रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से आसमान में ऑब्जर्व किया गया है। और भी फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र के बारे में, तो ये जो डाइफ्रैक्शन टेक्निक है, ध्यान देना, डाइफ्रैक्शन मेथड एक होता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है उसमें। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाइफ्रैक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की जो बनावट है, उसकी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट लोकेशंस पे, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट रॉक्स के बारे में, यहाँ तक कि उन रॉक्स की रेडियो डेटिंग की मदद से हम उनकी लाइफ किसी रॉक की पता कर सकते हैं कि ये कितना लाख या करोड़ साल पुराना है, कोई फॉसिल कितना हजार साल पुराना है, लाख साल पुराना है। हाँ, इन सब के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब में फिजिक्स जो है, जैसे फॉसिल की लाइफ को स्टडी करने में कार्बन डेटिंग सिस्टम है, रॉक की लाइफ स्टडी करने में वो यूरेनियम डेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब आप लोग जानोगे आगे आने वाले समय में। तो फिजिक्स जो है जियोलॉजी में भी काफ़ी मदद करता है। अर्थ के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कहाँ पर गोल्ड छुपा हुआ है, कहाँ पर जो है किसी खास तरह का मिनरल छुपा हुआ है, तो उसका भी पता कर लिया जाता है, उसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर फिजिक्स इन रिलेशन टू मीटियोरोलॉजी, मौसम विज्ञान में उसके बारे में हमें मदद करता है। कैसे, तो बाई स्टडिंग वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर में वेरिएशन के आधार पे हम बड़े आसानी से वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टडी जो है फिजिक्स ही कर रहा होता है। इतना ही नहीं, अब तो सैटेलाइट्स की मदद से जो है हम समुद्र में कहीं पर कोई साइक्लोन जन्म ले रहा है तो कितने दिन के बाद वो किसी तट पे किसी लैंड एरिया से जाकर के, कोस्टल एरिया से जाकर वो टकराएगा। जैसे अभी अभी एम्फान तूफान के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले से फॉरकास्टिंग इसकी हुई पड़ी थी, इसकी स्पीड के बारे में मालूम था। इसीलिए लोगों को ये सब कुछ सैटेलाइट की मदद से पॉसिबल हो पाया और लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कराया जा चुका था वहाँ से, उस कोस्टल एरिया से जहाँ पर इसके हिट होने की संभावना थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिक्स कैसे जो है मीटीरियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है और काफ़ी मदद करता है हमें। अब फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, तो देखो फिजिक्स की का ही करामात है कि आज हम यहाँ पर बैठे बैठे तुम लोग के लिए मोबाइल से लेक्चर्स बना करके हम भेज रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, ये सब कुछ फिजिक्स के कारण पॉसिबल हो पाया। फिजिक्स ने हमारा मोबाइल जो है आधा से अधिक कंप्यूटर हुआ पड़ा है। ठीक है, यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं, यहाँ मेरा बेटा वीडियोग्राफी बना कर रहा होता है और यूट्यूब पर हम लोड करते हैं और आप लोग इसको देख करके पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है स्कूल कॉलेज का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, यही वर्चुअल स्कूल्स हो जाएं। ठीक है, तो ये फिजिक्स का ही चमत्कार है। खैर चलो इसको 1 बाय 1 पॉइंट आउट करते हैं हम। तो ईएम वेव्स की मदद, ठीक है, ईएम वेव्स का जो आविष्कार था जिसका हम इस्तेमाल रेडियो, टेलीविजन, रडार एंड वायरलेस सिस्टम में करते हैं। ठीक है, रेडियो स्टेशन से रेडियो प्रोग्राम्स, जो भी रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, तो कैसे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे रेडियो सेट्स तक पहुंच रहा होता है, तो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं ये सब आने वाले समय में जानोगे कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो है या एक्सीलरेटेड चार्ज जो है कैसे इनको प्रोड्यूस करते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर की मदद से कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे टेलीविजन प्रोग्राम्स जितने भी तरह के होते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो क्लिप्स जो भी हैं, इन सभी प्रोग्राम्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ टाई अप करके उसके बाद जो ऊंचे ऊंचे वहाँ पर टावर होते हैं 200-300 मीटर हाइट के, उससे हम रिले कर देते हैं प्रोग्राम को। और फिर ये प्रोग्राम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जब हमारे वो टेलीविज़न के पास आता है तो फिर टेलीविज़न जो डिवाइस है उसकी क्षमता है कि वो फिर से उसमें से उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स को अलग करके और उसमें से जो प्रोग्राम्स है उसको सेपरेट कर ले। ठीक है, इतना ही नहीं, रडार्स वगैरह में, ठीक है, आकाश में कोई चीज़ है तो उसको
उसको कैसे वायरलेस सिस्टम, रडार सिस्टम से जो है हम उसको पता लोकेट कर सकें कि वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर मौजूद है, दुश्मन का फाइटर जेट जो भी है। तो फिर वायरलेस सिस्टम्स जो भी हैं, जितने भी तरह के टेलीफोन्स हैं, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सअप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, पूरा जीपीएस सिस्टम जो है हमारा कैसे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की मदद से ही काम कर रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आविष्कार था, ये बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार था, जिसने आज की टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया ही बदल दी है। ठीक है, तो न्यूटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है 9 से पढ़ते आ रहे हो, आगे चल के थोड़ा ही आगे मिलेगा, बेसिक बात वही है। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया, उसकी मदद से तमाम तरह के सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए जा सकें, और वो सैटेलाइट्स जो हैं हमारे अर्थ के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और डिफरेंट पर्पज़ से इनका इस्तेमाल, स्पेशली कम्युनिकेशन पर्पज़ से और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए या रिमोट सेंसिंग के लिए या जासूसी के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे सैटेलाइट्स इसलिए लॉन्च किए जा सकें क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। ठीक है, तो ये कैसे देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति हो गई। फिर एक्सरेज का इस्तेमाल जो है, एक्सरेज का इस्तेमाल जानते हो कि कैसे हम बोन्स में फ्रैक्चर्स को या बोन्स का डिसलोकेशन अगर हुआ पड़ा है तो इन सबको जानने में हम बड़ी आसानी से जान लेते हैं इस एक्सरे टेक्निक से। इतना ही नहीं, एक्सरे टेक्निक जो है हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैंने बताया अभी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक जो है, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड जो है, हमें किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को जानने में मदद करता है। ठीक है, कि उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो है कैसे अरेंज्ड हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, और कैसा स्ट्रक्चर है। फिर इंजीनियरिंग में अगर कोई मेटल का कोई सीट बनाया, कोई ब्लॉक बनाया, अंदर में कोई कैविटी छूट गई, कहीं क्रैक रह गया, इन सबको आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में एक्सरे मदद करता है। इंडस्ट्रीज में इन सब में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर तुम देखो स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी मैंने बताया कि इस स्टडी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तमाम तरह के हीट इंजन्स डिजाइन कर सकते हैं जो हाईली एफिशिएंट हो, जो कम से कम पेट्रोल डीजल की खपत करके, हाँ, और क्या कर सकें, अधिक से अधिक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, इतना ही नहीं, हम रेफ्रिजरेटर्स बना सकें इस थर्मोडायनेमिक्स की स्टडीज करके। तमाम तरह के रेफ्रिजरेटर्स जो कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके अधिक से अधिक जो है कूलिंग करते हैं, जिसको हम हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी रेफ्रिजरेटर्स और हीट इंजन्स की जो है डेवलपमेंट इस थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी पर ही बेस्ड है। और रोज़ तुम देखोगे कि नए नए तरह के इंजन्स जो हैं मार्केट में आ रहे हैं, नए नए तरह के मोटर बाइक्स जो हैं उनमें कंस्ट्रक्शनल चेंज करके और उसको हाईली एफिशिएंट किया जा रहा है, जो अधिक से अधिक माइलेज दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के बारे में तो तुम ज़्यादा बतला सकते हो हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से तमाम तरह के जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी ज़िंदगी ही बेकार है। अभी आज के समय में शहर और गांव एक हुए पड़े हैं, अब तो बल्कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी रह रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी से सारे हमारे ज़्यादातर अप्लायंसेज जो हैं आजकल घरों में मौजूद, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें मालूम है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं, जब से पता चला न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के बारे में, फ्यूजन प्रोसेस तुम जानते हो, 10th में पढ़ा होगा कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होता है, बेरियम क्रिप्टन बनता है, फिर उसमें से और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिस घटना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियस, एक हेवी न्यूक्लियस का टूटना। तो इस घटना का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये क्लीन फ्यूल है। ठीक है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा न्यूक्लियर हैजर्ड वाली बात तो जरूर है, लेकिन ये जो फ्यूल है बिल्कुल क्लीन है, इन्वायरमेंट को जरा भी पॉल्यूट नहीं करता है। तो इस घटना से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप कर सकें, जिसका इस्तेमाल मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। हालांकि फिर भी अभी इंडिया में इसका इस्तेमाल कम ही होता है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय न्यूक्लियर मीन्स। The concept of modern electronics find extensive use in telephony and robotics.
ठीक है। अब जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक साइंस है जिसको आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास के लास्ट तक, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कहलाता है, जिसमें सिलिकन जो है, सिलिकन क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल या और भी तरह के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो हैं, इनका इस्तेमाल हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तमाम तरह के डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से जो है ये हमारा जो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस है, पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री, इसलिए इसको सिलिकन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, पूरी कंप्यूटर साइंस को, क्योंकि सिलिकन चिप्स के रूप में जो मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर की जो भी मेमोरी है वो सिलिकन चिप्स के रूप में रहती है, ठीक है। और वो डाटा स्टोरेज का काम करते हैं ये सिलिकन चिप्स जो हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज करके सिलिकन क्रिस्टल में हम तमाम तरह के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स डेवलप करके पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना करके, उनका पी एन जंक्शन जिसको हम डायोड कहते हैं वो बना करके, और उन तमाम तरह के डायोड्स का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पस से हम कर सकते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एक होता है, फोटो डिटेक्टर्स होते हैं, फोटो डायोड्स होते हैं, जीनर डायोड्स वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है स्विचिंग एक्शन के लिए किया जाता है, स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है वो हम एम्पलीफायर के रूप में खूब ज़्यादा करते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों ने क्या किया, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया जो है वो पूरी सिलिकॉन, जर्मेनियम क्रिस्टल और सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। और इसने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को और ये आज की जो भी रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसको, हमारे टेलीफोनी साइंस को, जितना भी व्हाट्सअप, फेसबुक, तमाम तरह के ये जो सोशल मीडियाज़ हैं, तमाम तरह के ये जो भी यूट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है इस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स या यूँ को सेमीकंडक्टर फिजिक्स की मदद से पॉसिबल हो पाया है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है इन 11th-12th के साइंस में। फिर रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल वाइडली हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया कोबाल्ट थेरेपी का इस्तेमाल हम जो है वो ट्यूमर्स हुए या कैंसर सेल्स हुए उनको किल करने के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बातें हमने शॉर्ट पे बताने की कोशिश करी जिससे एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि फिजिक्स में पढ़ना क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, कैसे फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ्स को कंफर्टेबल और प्रॉस्पेरस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इन सब का एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और ठीक से इनको समझने की कोशिश कीजिए और फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ओके, थैंक यू।